महिलाओं के अधिकारों की बात होती है। महिलाओं के अधिकार घर से ही शुरू हो जाते हैं। घर में भी उनका बहुत बड़ा रोल होता है। कार्य क्षेत्रों में देखा जाए तो महिला अधिकारों की बात होती है, लेकिन क्या वो अधिकार वाकई जमीनी स्तर पर दिखाई देते हैं घर से लेकर कार्य क्षेत्र तक? आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप महिलाओं के लिए ही काम कर रही हैं, आप कैसे इन सब चीज़ों को देखती हैं? कि जो शिक्षा दादी और माँ से बच्चों को मिलती है, प्रथम गुरु जो बच्चों की होती है वो माँ होती है। अगर उसने वो जो बेसिक जानकारी अपने बच्चों को सिखाई है, वही आगे चलकर उस बच्चे के समाज के रूप में, उसके वर्क प्लेस में जो एक संस्कारित इंसान दिखता है या बच्ची दिखती है, बच्चा दिखता है, उस सबसे पहला हाथ उसकी माँ का होता है। जब न्याय नहीं मिलता है तब राज्य महिला आयोग की भूमिका सामने आती है, लेकिन बहुत सी महिलाओं को पता है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है जिनको ये चीज़ की जानकारी नहीं है कि हमें राज्य महिला आयोग क्या है और उसके पास कैसे जाना है। पहले तो प्रयास हमारा है कि हम उनकी प्रॉब्लम का हल उनके जनपद स्तर पर या गांव स्तर पर दे पाएँ। उसके अलावा फिर महिला आयोग की वेबसाइट भी है, मेल आईडी भी है और आयोग का व्हाट्सएप नंबर भी है। जो व्हाट्सएप नंबर है वो बहुत इजी होता है उन महिलाओं के लिए, क्योंकि जो गांव की महिला है हो सकता है वो मेल नहीं कर पाए या रजिस्ट्री नहीं कर पाए, लेकिन आज के टाइम में स्मार्टफोन ऐसा है जो व्हाट्सएप सभी के पास है, उसके घर में किसी न किसी के पास तो है ही। तो वो उस व्हाट्सएप नंबर पर अगर वो एप्लीकेशन सेंड कर देती है, महिला आयोग उसको टेकअप करता है और उसकी समस्या का समाधान उस तक पहुँच करके किया जाता है। वर्तमान सरकार की बात करें, दूसरा कार्यकाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लगातार वो मंच से कहते हैं कि अब महिला सुरक्षा को लेकर हम ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हैं। लखनऊ के ही 2 मामले हैं जहां पर एक लड़की बाहर से आती है, उसको ऑटो चालक उसका अपहरण करता है, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। जिस तरह से सरकार दावा करती है, सरकार ये कहती है कि महिला सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, तो क्या राज्य महिला आयोग की सदस्य के रूप में आप इस चीज़ को मानती हैं कि पिछली सरकारों से बेहतर काम हुआ और ये सरकार जो उनकी टॉप की प्रायोरिटी है वो महिला सुरक्षा है? डेफिनेटली वर्तमान सरकार में जो भी महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, महिलाएं सुरक्षित हैं। अगर हम थोड़ा सा और अवेयर करें, आयोग के नाते हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, समाज के नाते मैं सभी से आग्रह करना चाहूँ कि अपने बच्चियों को अच्छे संस्कार दें और निडर बनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज एक खास पॉडकास्ट आपके सामने मैं लेके आया हूं। बात होती है आधी आबादी की। आधी आबादी यानी महिलाओं के अधिकारों की, महिलाओं की सुरक्षा की। और ये विषय ऐसा है जो अपने आप में बेहद गंभीर रहता है। महिलाओं के अधिकारों की जब बात होती है तो उन अधिकारों का जो दायरा होता है वो असीमित हो जाता है, यानी कि घर से लेकर सड़क तक, कार्य क्षेत्र तक महिलाओं के अधिकारों का क्या हनन किया जाता है, क्या महिलाओं के अधिकारों का या उनके हकों की बात की जाती है। कई केसेस ऐसे सामने आए हैं जहां पर घर से लेकर सड़क पर और सड़क से लेकर उनके कार्य क्षेत्र तक उत्पीड़न का मामला सामने आया है। महिलाओं को कई जगह से उम्मीद रहती है, महिलाएं कई उम्मीदें लेकर न्याय की आवाज़ पाने के लिए कई जगह भटकती भी हैं, लेकिन जब उनको कहीं न्याय नहीं मिलता है तब एक आयोग सामने आता है जिसे राज्य महिला आयोग कहते हैं। और राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार काम करता रहता है। राज्य महिला आयोग की आज सदस्या अंजू प्रजापति जी हमारे साथ हैं। आज महिलाओं के अधिकारों पर, उनकी सुरक्षा पर, उनके हकों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अंजू जी आपका। धन्यवाद अजय जी। महिलाओं के अधिकारों की बात होती है। महिलाओं के अधिकार घर से ही शुरू हो जाते हैं। घर में भी उनका बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों की माताएं, दादी, वो बाहर कोई काम नहीं करती थी, लेकिन घर में उनकी जो भूमिका थी बड़ी महत्वपूर्ण रही है। बाहर अगर हम सड़कों पर बात करें, लोग चलते रहते हैं, वहाँ भी महिलाओं के अधिकारों की बात होती है। कार्य क्षेत्रों में देखा जाए तो महिला अधिकारों की बात होती है, लेकिन क्या वो अधिकार वाकई ज़मीनी स्तर पर दिखाई देते हैं घर से लेकर कार्य क्षेत्र तक?
आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप महिलाओं के लिए ही काम कर रही हैं, आप कैसे इन सब चीज़ों को देखती हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए एक ऑब्जर्वेशन करना बहुत आसान भी होता है, टफ भी होता है, क्योंकि एक जो गृहिणी होती है, हमारी दादी नानी नहीं, तो उन्होंने घर को ऐसे संभाला है कि छोटी सी छोटी अगर कोई भी समस्या आती थी तो वो उनके पास उसका हल होता था। तो एक जॉइंट फैमिली और महिला क्योंकि मैं संघ परिवार से भी आती हूँ, तो वहाँ पर हमारे लिए कहते हैं महिला धुरी है, आधार है, घर की धुरी है, आधार है। जहाँ बिल्डिंग जब खड़ी होती है तो नींव में महिला का जो समर्पण होता है, तभी वो एक बिल्डिंग खड़ी होती है, वो एक परिवार खड़ा हो पाता है। और परिवार में अगर महिला पढ़ी लिखी शिक्षित है, और शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि वो स्कूल गई है, उसने किताबी ज्ञान लिया है, उसके पास पारिवारिक और सामाजिक ज्ञान है, उसका वो इम्प्लीमेंटेशन जो परिवार में बच्चों को संस्कार देने में, परिवार को आगे बढ़ाने में करती है, वो एक सभ्य समाज के रूप में, संस्कारित समाज के रूप में सामने आता है। कि जो शिक्षा दादी और माँ से बच्चों को मिलती, प्रथम गुरु जो बच्चों की होती है वो माँ होती है। अगर उसने वो जो बेसिक जानकारी अपने बच्चों को सिखाई है, वही आगे चलकर उस बच्चे के समाज के रूप में, उसके वर्क प्लेस में जो एक संस्कारित इंसान दिखता है, या बच्ची दिखती है या बच्चा दिखता है, उस सबसे पहला हाथ उसकी माँ का होता है। साथ में उसके पिता, उसके घर में जो अन्य रिश्ते होते हैं, जो आज के समय में रिश्ते कहीं दूर हो गए या खो गए हैं कह सकते हैं, वो रिश्तों की समझ वो माँ देती है, वो दादी देती है, जिससे किसी भी इंसान को समाज में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो एक बहुत ज़रूरी आधार होता है। अच्छा, जब हम राज्य महिला आयोग की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल जाता है महिलाओं के लिए एक आयोग का गठन हुआ, उसमें अध्यक्ष, सदस्य सबको शामिल किया गया और वो आयोग महिलाओं के लिए काम करता है। एक परिभाषा सामने आ जाती है, लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि महिलाओं को उनके अधिकारों से, उनके हक से वंचित किया गया। कई केसेस ऐसे सामने आते हैं कि घर से, ससुराल से महिला को निकाल दिया गया, वो गेट पर रो रही है, बिलख रही है। कई केसेस ऐसे सामने आते हैं कि राह चलते उसके साथ छेड़खानी की गई, कार्य क्षेत्र में छेड़खानी की गई। कई और भी केसेस आते हैं जहां उसका उत्पीड़न किया गया, और वो जब न्याय के लिए जाती है तो बहुत जगह से उसको निराशा हाथ लगती है। चाहे मैं पुलिस की बात कर लूं, चाहे और चीज़ों की बात कर लूं, जहां से उसको उम्मीद रहती कि यहां से मुझे न्याय मिलेगा। जब न्याय नहीं मिलता है तब राज्य महिला आयोग की भूमिका सामने आती है। लेकिन बहुत सी महिलाओं को पता है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है जिनको ये चीज़ की जानकारी नहीं है कि हमें राज्य महिला आयोग क्या है और उसके पास कैसे जाना है। ठीक बात है, क्योंकि एक एजुकेटेड महिला को भी नहीं पता है कि राज्य महिला आयोग ऐसा कोई आयोग है, सरकार के द्वारा गठित है, और ये सभी राज्यों में अपने स्तर पे काम करता है। इवन राष्ट्रीय महिला आयोग भी काम करता है, जो सभी राज्य आयोग के ऊपर कोऑर्डिनेशन लेकर के काम करता है। तो एक तो ये, क्योंकि मेरा तीसरा कार्यकाल है और 3 सालों में मैंने कार्य करते हुए देखा कि जहाँ महिलाओं को नहीं पता है, तो राज्य महिला आयोग का ये प्रयास होता है कि हर प्रत्येक माह में हम पहले बुधवार और तीसरे बुधवार को जो जनपद हमारे माननीय सदस्यों के पास प्रभार होता है, वो वहाँ पर जाती हैं। और प्रयास ये होता है कि जिले के साथ साथ हम ग्राम स्तर पर या चौपाल स्तर पर जाकर के जो सरकार की योजनाएं हैं उनको बताना, साथ में उनके लिए राज्य महिला आयोग के द्वारा कैसी मदद हो सकती है, कैसे सहायता हो सकती है, उसको बताने का और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। इससे राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक स्लोगन भी दिया, राज्य महिला आयोग आपके द्वार, मतलब महिला आयोग आपके द्वार। तो वो हमारा, जितने हम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बात करें तो हम 28 लोगों की टीम है, जिसमें से हमारी अध्यक्ष हैं, 2 उपाध्यक्ष हैं और 25 मेंबर्स हैं। प्रत्येक माह आप ये कहिए कि 28 जिलों में एक साथ हमारा प्रवास होता है, और उन जिलों के साथ साथ हम गांव स्तर पर जा कर के उन महिलाओं को बताना, उनके न्याय क्या है, उनके लिए कानून क्या बने हुए हैं, उसके साथ में आप महिला आयोग तो कैसे पहुंच सकते हैं। पहले तो प्रयास हमारा है कि हम उनकी प्रॉब्लम का हल उनके जनपद स्तर पर या गांव स्तर पर दे पाएँ।
उसके अलावा फिर महिला आयोग की वेबसाइट भी है, मेल आईडी भी है और आयोग का व्हाट्सएप नंबर भी है। जो व्हाट्सएप नंबर है वो बहुत इजी होता है उन महिलाओं के लिए, क्योंकि जो गांव की महिला है हो सकता है वो मेल नहीं कर पाए या रजिस्ट्री नहीं कर पाए, लेकिन आज के टाइम में स्मार्टफोन ऐसा है जो व्हाट्सएप सभी के पास है, उसके घर में किसी न किसी के पास तो है ही। तो उस व्हाट्सएप नंबर पर अगर वो एप्लीकेशन सेंड कर देती है, महिला आयोग उसको टेकअप करता है और उसकी समस्या का समाधान उस तक पहुंच करके किया जाता है। मैं अपने दर्शकों को खास तौर से जो महिला दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मैम बता रही हैं कि आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर राज्य महिला आयोग का होगा। अगर आप उस नंबर पे अपनी मुश्किल बताते हैं तो आपकी मुश्किलों का समाधान करने के लिए राज्य महिला आयोग आपके दरवाजे आएगा। मैम ये बताइए कि कोई जैसे व्हाट्सएप पर अगर अपनी मुसीबत बताता है, अपनी परेशानी बताता है, तो कैसे उसको हल किया जाता है? जो आयोग पे व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन आती है पीड़िता की, कई बार ऐसी एप्लीकेशन भी आ जाती है कि नहीं हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लेंगे। ऐसी एप्लीकेशन को प्राथमिकता दी जाती है, तुरंत एप्लीकेशन वो निकाल करके उन एप्लीकेशन को रीड करना और निकालने के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। वहाँ कोई ना कोई बंदा तुरंत रहता है कि एप्लीकेशन को हमें रिसीव करना है, कैसी उसकी प्रॉब्लम है, और ऐसी कोई भी आती है तो उसे उस जनपद के एसएसपी को तुरंत बाई मेल भेजी जाती है कि इस महिला की ये समस्या है। एसएसपी और डीएम या अन्य अगर वर्क प्लेस पे कहीं हैरेसमेंट है तो उसके संबंधित डिपार्टमेंट को भेज करके उस महिला को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है और न्याय मिलता भी है। साथ ही एक जानकारी और मैं देना चाहूँगी क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से, जो भी हमारे वर्क प्लेस पे जहाँ पर 10 से ज़्यादा महिलाएँ काम करती हैं, वो कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वहाँ पर अकॉर्डिंग टू केंद्र सरकार एक गाइडलाइन है, विशाखा गाइडलाइन। उनको ये आदेश होता है कि आपके यहाँ विशाखा कमेटी बनी हो। उस विशाखा कमेटी में मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए। वो आवश्यक नहीं है कि उस विद्यालय के हों, उस जनपद के हो सकते हैं, कोई एनजीओ के भी हो सकते हैं, कोई वहाँ के प्रोफेसर भी हो सकते हैं। उनका काम ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी महिला के साथ वर्क प्लेस में कोई भी ऐसा हैरेसमेंट होता है तो पहला काम यह है कि वो महिला उनके पास जाकर के अपनी समस्या का समाधान करे। तो हमारा इस बार आयोग के नाते सभी विद्यालयों में ऐसा भेजा भी जा रहा है कि आपके यहाँ जो कमेटी बनी हुई है उसका आप रिटन में हमें अवगत कराएं कि अगर आपके यहाँ से कोई महिला डायरेक्ट हमारे पास आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सकें कि ऐसे महिला आपकी हमारे यहाँ पास आई हुई है, आपकी कमेटी के माध्यम से उसका समाधान करें। आयोग के संज्ञान में जब ये विषय होता है तो उस महिला को न्याय मिलने में आसानी हो जाती है। अच्छा, आप शहरी क्षेत्रों में भी काम करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करती हैं। अगर शहरी और ग्रामीण महिलाओं के बारे में देखा जाए तो उन दोनों की परेशानियां अलग अलग होती हैं। शहरी क्षेत्र की महिलाएं थोड़ा अवेयर होती हैं अपने चीज़ों को, अधिकारों को लेकर। अगर वो कहीं न्याय मांगने जाती नहीं मिलता है तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, वो जानती हैं कि सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है, वो जानती मुझे किसे अप्रोच करना है इसके आगे। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र की बात होती है तो बहुत से केसेस आपने भी देखे होंगे, महिलाएं जाती हैं, उनके साथ थाने स्तर पे अभद्रता की जाती है, पुरुष पुलिसकर्मी जो होते हैं वो महिलाओं को ट्रीट करते हैं और कहीं ना कहीं जो भेदभाव होता है वो भी नज़र आता है। उन महिलाओं के लिए राज्य महिला आयोग क्या कर रहा है? ये पहले काफ़ी हद तक ऐसा था, लेकिन अभी वर्तमान सरकार में ये प्रयास रहा है कि जितने भी थाने हैं, महिला थाना तो हर जनपद में है ही, उसके अलावा सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाई गई। इसी वजह से बनाई गई कि जो महिला थाने में पहुंचती है उसकी कई बार ऐसी समस्या होती है कि पुलिसकर्मी को नहीं बताना चाहती है या बताने में असमर्थ होती है। तो इस नाते महिला हेल्प डेस्क आपके इस समय उत्तर प्रदेश के सभी थानों के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क काम कर रही है। और प्रेजेंट में ऐसा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया गया है कि हर थाने में एक महिला एसआई की भी भर्ती हो गई है। लगभग मुझे लगता है सभी जनपद में महिला एसआई भी इस समय है और कई जनपदों में महिला चौकी भी एक बनाई गई है जिसकी इंचार्ज महिला थाना इंचार्ज ही चौकी इंचार्ज होती है। तो अभी वर्तमान में देखेंगे तो जो गाँव की परिदृश्य की महिलाएं हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया है कि वो महिला पुलिसकर्मी के पास, महिला एसआई के पास या जो महिला चौकी संबंधित उनके क्षेत्र में है वहाँ जाकर के अपनी हर समस्या बता पाए जो एक पुलिसकर्मी को नहीं बता पाती थी। और हमारा क्योंकि हर महीने उस जनपद में जाना होता है तो हमारा प्रयास होता है जो भी महिलाओं की एप्लीकेशन सभी थानों में आई हुई हैं उनको हम अपने यहाँ उस सुनवाई में बुलाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि उस महिला की समस्या का निस्तारण हम वहाँ पर करा करके आएँ। अच्छा, अब जब से ऑनलाइन का ज़माना है तब से एक ऑनलाइन अपराध भी जनरेट हो गया है और ख़ास तौर से महिलाओं के प्रति
ज़्यादा इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, चाहे उनको मेंटली हैरेस किया जाए, चाहे उन तक वो अप्रोच की जाए जो वो नहीं चाहती हैं। एआई भी अब आ गया है, एआई के माध्यम से भी बहुत सी महिलाओं की फ़ोटोज़ उठा ली जाती हैं, उनको बाद में पता चलता है कि हमारी फ़ोटो का मिसयूज़ किया गया है। तो ऐसे मामले में राज्य महिला आयोग की क्या भूमिका है कि इस तरह की चीज़ें सामने न आए, अगर कोई इस तरह का अपराध कर रहा है तो उसे उपयुक्त सज़ा मिल सके? साइबर क्राइम इसको एक तरह से कहेंगे तो इसकी जानकारी पहले नहीं थी, बट महिला आयोग के नाते हमारे यहाँ मंथली जो मीटिंग होती है उसमें भी हमारे जो भी मेंबर्स हैं उनको भी जानकारी दी जाती है कि इस तरह के केसेस अगर आ रहे हैं जो साइबर क्राइम के अंतर्गत आ रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि साइबर सेल ऑलरेडी हर ज़िले में होता है। तो उनको संपर्क करना और ये प्रयास करना कि जो इस साइबर क्राइम को करने के लिए दोषी है उसको आज पॉसिबल सज़ा दिलाई जाए। और क्योंकि आपका लखनऊ राजधानी है, इसको लेकर के प्रत्येक जनपद में साइबर सेल बनी हुई है और उस महिला को न्याय दिलाने का काम होता है। 1090 जो आपकी हेल्पलाइन है, स्पेशली 1090 इसी पर काम करती है। जिस किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम किसी भी महिला के साथ हुआ है, व्हाट्सएप पे किसी तरह की कॉल आई है, फ़ोन करके कोई धमकी दे रहा है, या फेसबुक उसका हैक कर लिया गया, कि डिफरेंट टाइप से आजकल साइबर क्राइम किया जा रहा है। तो 1090 का बेसिकली काम यही है कि उस पर आप कंप्लेन करें और ईज़िली आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व होती है। मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट किया है और रियली मैं मतलब कहूँगी गवर्नमेंट को धन्यवाद कहूँगी कि बहुत अच्छे से 1090 काम करता है, विद इन वीक आपकी समस्या का हल निकालता है। अच्छा मैम, आप तीसरा कार्यकाल आपका है, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कोई ऐसा आपने मामला देखा, मैं जानना चाहूँगा, दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, कोई ऐसा मामला जिसने वाकई आपको झंझोर कर रख दिया और उस मामले में राज्य महिला आयोग ने मिसाल कायम की हो? ऐसे तो बहुत सारे मामले आए हैं कि राज्य महिला आयोग के इंटरफियर के बाद उस महिला को न्याय मिला है। वैसे इतना याद रखना आसान नहीं होता, लेकिन आज के टाइम में ये जो एक लिव इन वाला आया है उसमें भी महिलाएं कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती हैं। वो एक विश्वास करना, उसके बाद लास्टली बंदा ये कहता है हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। ऐसा मेरे सामने ही एक आयोग में केस आया था मेरे लास्ट कार्यकाल में। वो दोनों ही बिलोंग करते थे दलित समुदाय को, लेकिन परिवार कहीं एग्री नहीं कर रहा था कि वो जो बच्ची थी अच्छी पढ़ने में अच्छी थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अब वो जब उसको कहीं से होप नहीं मिली तो वो आयोग में आई, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। आयोग ने दूसरे पक्ष को बुलाया, समझाने का प्रयास किया। लास्टली 3 से 4 काउंसलिंग में दूसरा पक्ष इस बात के लिए रेडी हुआ, क्योंकि वो बच्ची जो थी इस बात के लिए तैयार थी कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उस बच्ची को बचाना, उसकी मर्यादा को बचाना और उसको एक पुनर्स्थापित करना। और ये आयोग के माध्यम से 3 से 4 काउंसलिंग लगी, लेकिन उस बच्ची की शादी हो गई और वो हैप्पीली अपने घर पे रह रही है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जो आयोग के सामने आने के बाद हमने उनको हैंडल किया। अच्छा, लिव इन का आपने जिक्र किया, बड़ी चर्चा में है ये जो टर्म है लिव इन, इसको लेकर कुछ संतों ने भी अपनी राय दी, जिनका समर्थन भी बड़े स्तर पे किया गया, जिनका विरोध भी बड़े स्तर पे किया गया। आप इस टर्म को कैसे देखती हैं? अब अगर आप मेरी पर्सनल राय माने तो मैं इस टर्म को अच्छा नहीं देखती हूँ, क्योंकि भले ही सरकार ने कानून में भी ऐसा आ गया है कि अगर आप लिव इन में रहने जा रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। आप ऐसा अपने जिस भी जनपद में रहते हैं वहाँ के एसएसपी के यहाँ आप रजिस्ट्रेशन एक सहमति मांगेंगे, गवर्नमेंट को देंगे इन्फॉर्मेशन कि हम लिव इन में रह रहे हैं, जिससे कि इन फ्यूचर उस बच्ची के साथ कुछ भी घटित होता है तो कम से कम वो उसको न्याय लेने में उसके लिए मददगार हो। लेकिन ये कह देना कि हम लिव इन में रह रहे हैं, उसके बाद 10 साल लोग लिव इन में रहते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं महिला ये कहिए कि परेशान होती है। तो मेरा व्यक्तिगत भी मानना है कि लिव इन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छा नहीं है। इसके लिए जो आज की जनरेशन का ये है कि नहीं, हम एक दूसरे को समझने के लिए, शादी के बाद हमें दिक्कत हो तो हम समझने के लिए साथ रह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। और इसी को मुझे लगता है कि ऐसी जो एक सोच है उस सोच को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक पहल की है, तेरे मेरे सपने मीन्स प्री मैरिज काउंसलिंग। वो हर जनपद में उसके सेंटर खोले जाएं, ऐसा राष्ट्रीय महिला आयोग का 6 महीने पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट आया था। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, लगभग भारतवर्ष के 7 जनपद में ऐसे सेंटर्स खुल चुके हैं।
प्रयास ये है कि सभी जनपदों, सभी प्रदेश के जनपदों में ऐसे सेंटर खुलें, इससे कि शादी के बाद वो जो लिव इन का कॉन्सेप्ट आया कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे की अच्छी आदतें बुरी आदतें क्या हैं, हम वो समझ लेंगे तब शादी करेंगे। आई थिंक यही कॉन्सेप्ट लेकर के ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका रूप कुछ अलग हो गया, उसमें महिलाएं प्रताड़ित ज़्यादा होने लगी। तो एक दूसरे के समझने के लिए उनके विचार क्या हैं, उनकी गुड हैबिट्स क्या हैं, बैड हैबिट्स क्या हैं, तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल हुई है, मुझे लगता है इसमें जा कर के जो एक काउंसलिंग 3-4 सेटिंग में कि हम एक दूसरे को क्या जानते हैं वहाँ, क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे रहेंगे, तो वो आपको समझाने में, महिला और पुरुष दोनों को समझाने में अच्छी भूमिका निभाएंगे। तो ये जो लिविंग वाला कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे ख़त्म भी होगा। अच्छा, स्कूलों की बात करें, स्कूलों में बच्चियां पढ़ती हैं और कई बार ये चीज़ देखा गया है कि स्कूल्स के बाहर, ख़ास तौर से बच्चियों के स्कूल के बाहर बहुत से ऐसे अराजक तत्व घूमते हैं, नाम बदल के भी घूमते हैं। और चूँकि जो इंटर कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो वहाँ बच्चियाँ होती हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है चीज़ों की, बहकावे में आती हैं और फिर बच्ची को भी परेशानी झेलनी पड़ती है और उनके माँ बाप को भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए क्या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है राज्य महिला आयोग की तरफ से, और क्या कोई स्कूल्स में जाकर बच्चियों के लिए, चाहे वो कोएड स्कूल्स हों चाहे वो गर्ल्स स्कूल्स हो, इसमें क्या वर्कशॉप चलाई जा रही है? ये महिला आयोग की तरफ से तो चल ही रहा है, और प्रशासन की तरफ से जो महिला एसआई हैं उनके लगभग सभी जनपद में एंटी रोमियो स्क्वाड करके ऐसी एक टीम बनी हुई है, और उस अधिकारी का काम ही यही है कि जो बच्चियों के स्कूल हैं, स्पेशली जब छुट्टी या स्कूल का टाइम होता है तो उस टाइम पे वहाँ पर एक प्रॉपर ड्यूटी लगाना कुछ लोगों की, या गश्त करना, और ऐसे लोग अगर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना। महिला आयोग के द्वारा, जैसे मैंने पहले बताया कि हम हर जनपद में जाते हैं, तो स्पेशली जो डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज है या अदर स्कूल्स हैं, तो हम सारे मेंबर्स का प्रयास होता है कि मिशन शक्ति के तहत इसके पहले बहुत बार सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाए गए हैं। मिशन शक्ति का उद्देश्य यही था कि हर विद्यालय में जाकर के बच्चियों को अवेयर करना, साथ में टीचर्स को भी, क्योंकि टीचर्स को भी कई बार नहीं पता है, वो भी पढ़ा रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। तो वहाँ जाकर जब हम प्रोग्राम करते हैं तो वो संबंधित हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनके माध्यम से उन्हें बताना कि ये कार्यक्रम ऐसे करके आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। स्पेशली आपने एक अभी क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी महिला को मार करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है, दरवाजे के बाहर बैठ करके रो रही होती है, उसकी मदद कैसे हो। हर जनपद में वन स्टॉप सेंटर काम करते हैं जो कि महिला कल्याण के द्वारा संचालित होते हैं, और वन स्टॉप सेंटर का काम ही यही है कि ऐसी कोई महिला जो उसको ससुराल द्वारा मार करके निकाल दिया गया है, उसके पास अब कोई भी स्पेस नहीं है, कहाँ वो चली जाए, मान लीजिए मायका उसका बहुत दूर है, तो उसकी हेल्पलाइन नंबर 181 है। और हम में से कोई भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व के नाते अगर किसी ऐसी महिला के बारे में हमें पता चलता है तो उस महिला को उस वन स्टॉप सेंटर में हम उसके सुपुर्द कर सकते हैं। वहाँ पर 1 हफ्ते का टाइम पीरियड होता है, वो महिला वहाँ पर रह सकती है। उसके बाद मार पिटाई हुई है तो उसका मेडिकल कराना, उस संबंधित थाने में उसकी FIR कराना, ये सारे काम, और विधिक सहायता देना, ये सारे काम वन स्टॉप सेंटर के द्वारा होता है जो महिला कल्याण के द्वारा संचालित होता है। अच्छा, आप राज्य महिला आयोग की 28 लोगों की टीम है। अगर हम जिलों की बात कर लें तो 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे बड़ा राज्य है। क्या पर्याप्त संसाधन रहते हैं कि उन 75 जिलों को, यानी पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कवर किया जा सके? बिल्कुल, हम क्योंकि 25 मेंबर्स हैं और 25 मेंबर्स के पास 3 जनपद का प्रभार होता है, तो 25 या 75 होता है, तो 75 जनपद आपके कवर हो जाते हैं। उसके साथ में हमारे पास अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष भी हैं, जो कि हमारे अध्यक्ष जी और दोनों उपाध्यक्ष हमारे प्रवास के साथ साथ भी अनदर किसी जनपद से कोई समस्या होती है तो वो स्पेशली अपने प्रवास लगाती हैं। और मुझे लगता है कि लगभग 50% जनपद में तो हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी का प्रवास अब तक 1 साल में लग चुका होगा। वजह यही होती है कि कहीं हम गए और वो कोई वैसे ऐसी बात रही जो रिकवर नहीं हो पाई, या क्योंकि उस जनपद में हमारा दौरा जो 1 महीने बाद लगेगा, तो इन बिटवीन अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी का जब दौरा लगता है तो जो ऐसी कोई समस्या अगर रह भी गई है तो उनके द्वारा वो सॉल्व हो जाती है। अच्छा, हर साल ये दावा किया जाता है कि महिला अपराध में कमी आ रही है। हर सरकार दावा करती है, वो सिर्फ एक सरकार की हम बात नहीं करते हैं, हर सरकार हर साल ये दावा करती है महिला अपराध में कमी आ रही है। लेकिन जब आंकड़े उठा के देखते हैं, साल दर साल महिला अपराध के आंकड़े
बढ़ते जाते हैं, यानी महिलाओं का उत्पीड़न के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। मेरे पास कुछ डेटा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का, एनसीआरबी का। इनके आंकड़ों के अनुसार 2020 में 49,385 महिला अपराध के मामले दर्ज किए गए थे। 2021 में बढ़ा यह आंकड़ा, 56,083 मामले दर्ज हुए। फिर 2022 में आंकड़ा बढ़ा, ज़ोरदार इजाफा हुआ और 2022 में 65,743 घटनाएं दर्ज हुई। ये अभी 2022 का, उसके आगे का मुझे मिला नहीं या शायद नहीं आया है। साल दर साल ये जो आंकड़े बढ़ते हैं महिला अपराधी, इन पर कैसे कंट्रोल किया जाए? जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन आया, क्योंकि जो महिला अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कुछ तो वास्तविक आंकड़े हैं जिनको हम नहीं रोक सकते हैं, और कुछ आंकड़े ऐसे दर्ज होते हैं जो वास्तव में महिला अपराध नहीं होता है। क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश में कहिए ये ऐसी समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं कि वो महिला अपराध नहीं है, उनकी समस्या कोई और है, लेकिन उस समस्या का समाधान निकालने के लिए वो महिला अपराध के रूप में दर्ज होता है। क्योंकि ये जो आंकड़े आते हैं, जो संबंधित थानों में महिला अपराध दर्ज होते हैं, उसी से रिकॉर्ड वहाँ पर पहुँचता है। एक्चुअल में है कि महिला अपराध नहीं है, कई बार होता है वो प्रॉपर्टी मैटर है, कोई अनदर मैटर है, लेकिन उनको ये लगता है कि हम महिला अपराध को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी इस समस्या का समाधान निकल आएगा, जो कि ये बहुत गलत है। और हमारे आयोग के संज्ञान में भी आता है तो हम उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। साथ में पुलिस के पास जो जाता है, क्योंकि वो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उन्हें एक्चुअल में पता होता है या महिला अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, या प्रॉब्लम कोई और है, महिला अपराध का रूप दिया गया है। अच्छा, इसी से मेरा एक सवाल निकल कर सामने आता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई अपराध, महिला ने किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज कराया और बाद में वो मामला सही नहीं निकला। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अपने आप को किसी ने पीड़ित दिखाया, लेकिन बाद में पता चला कि उत्पीड़न उधर से ही हो रहा था। कोई ऐसा मामला आपके सामने आया है? ऐसे कई मामले आते हैं, और ये मतलब कई बार तकलीफ दे भी होता है कि ये कह देना कि नहीं महिलाएं ही प्रताड़ित हो। कई बार हमारे सर्किल में कुछ ऐसे मित्रगण भी आते हैं, कहते हैं नहीं मैडम एक पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था। ये तो इसी के नाते जैसे हम लोगों के पास जो भी केस आते हैं, तो हम लोगों को अभी ये कहिए कि काम करते हुए इतना अनुभव हो गया है, उस महिला या वो बच्ची किसी के ऊपर जो एलिगेशन लगा रही है, जब उस महिला या बच्ची से हम अलग से बात करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा बात करने के बाद वो निकल के आ जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वो महिला वास्तव में प्रताड़ित हुई है या ऐसी कुछ घटना है जिसको वो रूप देना चाह रही है। और ऐसा आता है तो हमारे यहाँ से तो स्पेशली आयोग के संज्ञान में आया है तो निस्तारित कर दिया जाता है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, एग्जैक्टली हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, कि 182 या 82 ऐसा कोई कानून है कि अगर कोई महिला या कोई भी गलत बार बार एलिगेशन किसी के खिलाफ लगा रहा है तो उस महिला के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पता नहीं अब एग्जैक्टली है कि नहीं, ऐसा अभी कुछ दिनों पूर्व हुआ था कि एक महिला बार बार गलत एलिगेशन लगा रही थी तो उस महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी। अच्छा, आपने जैसे बताया पुरुष आयोग, तो कई बार ये मांग होती है कि भाई महिलाओं के लिए आयोग बना हुआ है। अब अगर आज के समय में बात करें तो ये बात कही जाती है कि महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज हम किसी भी क्षेत्र में उठा के देखें तो महिलाओं की भागीदारी अब खूब बढ़ चढ़कर हो रही है। तो पुरुष ये मांग करते हैं कि भाई पुरुष आयोग भी बना दो, महिलाओं की तो सुनने के लिए महिला आयोग है, पुरुष आयोग क्यों नहीं बनता है, पुरुषों की समस्या। क्योंकि कई केसेस, अगर इसको सीरियस वे में देखें तो कई केसेस ऐसे आए हैं जब वाकई पुरुष का उत्पीड़न हुआ है और उत्पीड़न का स्तर वहाँ तक चला गया है जहाँ तक उसको अपनी जान भी देनी पड़ी है या जान उसकी ले ली गई। ऐसे लेटेस्ट में भी कई मामले सामने आए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप राज्य महिला आयोग की सदस्य के तौर पर और पर्सनली आप क्या सोचती हैं? जो मेरा एक पर्सनली ये सोचना है कि जो महिलाएं या बच्चियां, आज की जो जनरेशन है कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एडजस्ट नहीं करते हैं, दोनों ही नहीं एडजस्ट करते हैं। और एक क्योंकि वो प्री मेंटलिटी बन गई है, क्योंकि एक समय ऐसा रहा है कि महिलाएं बहुत प्रताड़ित हुई हैं और आज भी हो रही हैं। वो 1-2% ऐसा है कि वो रिवर्स में चला गया है, लेकिन प्रेजेंट में देखें और आप ये नहीं कहेंगे ग्रामीण परिवेश से महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। शहरी परिवेश में पढ़ी लिखी महिलाएं, एजुकेटेड घरों की, आप ये कहिए हायर पोस्ट में काम करने वाली महिलाएं भी प्रताड़ित हो रही हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलर जो मेरा सोचना है कि अगर ऐसा कोई किसी के लिए महिला प्रताड़ित कर रही है, इन केस वो 1 लाख में कोई एक केस आया है, तो मुझे लगता है कि उस पुरुष को भी न्याय मिलना चाहिए।
अगर हम आयोग की बात करें, आयोग में तो एप्लीकेशन बहुत सारी आती हैं। जब हम लोग वो महिला आती है, उससे बात होती है, आयोग का एक बहुत अच्छा है कि काउंसलिंग मीन्स 3 से 4 बार हम जब बात अच्छा, कोई करते हैं। पुरुष आयोग तक पहुंच सकता है? हाँ, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जैसे कई बार कुछ एप्लीकेशन आते हैं, पुरुष आता है या उस पुरुष की माँ के द्वारा एप्लीकेशन आता है कि हमारी बहू के द्वारा हमको और हमारे बेटे को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आयोग उसका संज्ञान भी लेता है, बहू को भी बुलाता है, बेटे और माँ को भी बुलाता है। उनसे बात करने के बाद ये समझ में आता है कि वास्तव में प्रताड़ित कौन है। तो हम प्रयास ये करते हैं कि वो जो भी पुरुष या उसकी मदर या फादर जो भी प्रताड़ित हैं उनको न्याय मिले, और कई बार ऐसे केसेस में आयोग के द्वारा उस पुरुष को भी न्याय मिला है। अच्छा, महिलाओं को, बच्चियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? एक तो वो अपने अधिकारों को लेके कैसे अवेयर हों, और दूसरा उनको अपने जीवन में क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए जिससे बिल्कुल जो उनका लक्ष्य हो जीवन में वो उसको हासिल करें और एक शांतिपूर्ण जीवन जिस तरह से सब चाहते जीना वैसे वो जिए। सबसे पहले तो मैं बच्चियों को संदेश देना चाहूँगी कि उनके पेरेंट्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा जो एक सीख और संस्कार दिए जाते हैं उनको एक बार सोचिए ज़रूर, क्योंकि आज की जनरेशन क्या होती है, अगर पेरेंट्स ने हमें कुछ भी कहा है तो वो उनको लगता है हमारे ऊपर बाउंडेशन बनाई जा रही है। बट कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए बाउंडेशन नहीं बनाता, वो उसकी चिंता करता है, इस नाते उसको सही राह दिखाने की कोशिश करता है। और पेरेंट्स को भी मैं एक चीज़ बोलनी चाहूँगी कि बच्चा आपका किस प्रकार कैसा है, किस फील्ड में जाना चाह रहा है, ये पेरेंट्स बेहतर समझते हैं। तो अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी भावनाएं या हमारा करियर ऐसा होना चाहिए, वो बच्चे पे नहीं थोपना चाहिए। बच्चा जो करना चाहता है, बच्चा मीन्स उसका लगाव किस क्षेत्र में है, अगर आप उस पर सपोर्ट करेंगे तो बच्चा रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। एक सामाजिक ज्ञान माँ बाप ने देना है, तो अच्छा क्या है बुरा क्या है ये माँ बाप देंगे। साथ में कहीं ना कहीं कुछ स्कूलों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्कूल में दोनों चीज़ें पढ़ाई जाएं, एक प्रॉपर काउंसलिंग हो, एक एज फैक्टर जो मैंने देखा है, एक जो एडोलेंस एज होती है बच्चे की 13 साल से लेकर के 16-17 साल, बच्चे में शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चा ना तो वो घर पे बात कर पाता है और ना ही स्कूल में उसको ऐसा कुछ बताया जा रहा है, ना काउंसलिंग हो रही है, जबकि स्कूलों में प्रोविज़न है कि काउंसलर स्कूल्स में होते हैं। अब वो कितने एक्सपर्ट काउंसलर होते हैं ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, लेकिन मुझे ये लगता है एक तो माँ बाप बच्चे के दोस्त बने अकॉर्डिंग टू एज, उनकी प्रॉब्लम्स को जाने और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। साथ में स्कूल में भी अगर इस तरह से जो भी काउंसलर्स हैं 6 महीने में, साल भर में बच्चों की एक कॉमन क्लास हो, वो मेडिकल कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उनको खुल करके आप हमसे बात करें जिसका सोल्यूशन निकले। क्योंकि सोशल मीडिया में आज सबसे बड़ा एक जो सोशल मीडिया नॉलेज का पॉइंट है, वहाँ एक निगेटिव का भी है। बच्चे जो उनकी पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गूगल में सर्च मारते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि गूगल में जो जानकारी मिल रही है उनको सही मिले, तो वो कहीं ना कहीं मिसगाइड होते हैं। इसलिए जो भी जानकारी हमें चाहिए हम अपने पेरेंट्स से लें, अपने टीचर्स से लें और उन लोगों से लें जो हमें ऑथेंटिकेट जानकारी दे सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि एक बेहतर समाज बनाने में हम निर्माण कर सकते हैं। बच्चियों को और बच्चों को दोनों को इक्वल जानकारी दें, इक्वल शिक्षा दें, ये भेदभाव नहीं करें कि ये बच्ची है बच्चा, क्योंकि उसका समय समाप्त हो चुका है। लड़कियां आज आपके साथ बराबरी से खड़ी हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम दोनों को घरेलू शिक्षा भी दें, व्यवहारिक सामाजिक शिक्षा भी दें। घरेलू से मेरा मतलब है जो काम आप लड़की से एक्सपेक्ट करते हैं उसको ये काम आने चाहिए, वही काम आपको लड़के से भी एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि ये सारे काम आपने सिखाने हैं। तो जब भविष्य में जब उनकी शादी होगी और दोनों वर्किंग हो गए, तो क्यों ना उन्होंने घर में किया हुआ है, संस्कार मिले हुए हैं, तो जो आगे समस्याएं आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर हम बात करें, सरकार की और पिछली सरकारों की भी अगर बात करें, तो आप कैसे देखती हैं महिला सुरक्षा को लेकर? क्योंकि अगर वर्तमान सरकार की बात करें, दूसरा कार्यकाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लगातार वो मंच से कहते हैं कि अब महिला सुरक्षा को लेकर हम ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हैं। ये बात बार बार वो कहते हैं कि अब रात का 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, महिलाएं निश्चिंत होकर सड़क पर घूम सकती हैं। गृह मंत्री अमित शाह का भी एक पुराना बयान, उन्होंने कहा था अब तो महिलाएं कितना भी जेवर पहन के घूमें किसी की हिम्मत नहीं। और कई मामले ऐसे आए भी हैं जहां छेड़खानी की गई और उसका
परिणाम ये हुआ कि छेड़खानी करने वाला जो है वो अस्पताल में बाद में दिखाई दिया और पता चला कि पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। लेकिन उसी बीच कई मामले ऐसे भी आते हैं। लखनऊ के ही 2 मामले हैं जहां पर एक लड़की बाहर से आती है, उसको ऑटो चालक उसका अपहरण करता है, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है, हत्या कर दी जाती। एक और मामला सामने आया था, राजधानी लखनऊ से ही था, जहां पर एक मेट्रो स्टेशन के नीचे से बच्ची के साथ गलत काम किया जाता। बाद में उस जो अपराधी था, जिसने ये हरकत की थी, उसको पुलिस ने ढेर कर दिया था। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तब सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या उस समय गश्त नहीं हो रही थी, कैसे किसी की हिम्मत पड़ गई। वैसे तो अपराधी अपराध करता है क्योंकि उसकी मानसिकता अपराधी होती है, लेकिन इन सब चीज़ों को भी कैसे दूर किया जाए। और जिस तरह से सरकार दावा करती है, सरकार ये कहती है कि महिला सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, तो क्या राज्य महिला आयोग की सदस्य के रूप में आप इस चीज़ को मानती हैं कि पिछली सरकारों से बेहतर काम हुआ और ये सरकार जो उनकी टॉप की प्रायोरिटी है वो महिला सुरक्षा है? बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का मानना है, और जैसे अभी वर्तमान सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी ये ओपन स्टेज से बोलते हैं, मैं खुद प्रैक्टिकल करती हूँ। मैं कई बार रात को 2 बजे भी गाड़ी लेकर के निकली हूँ, रात को 12 बजे भी गाड़ी लेकर, रात को 4 बजे भी निकली हूँ। मुझे किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें सुरक्षा, मैं अकेले ड्राइव कर लेती हूँ, मैं अकेले गाड़ी लेके निकलती हूँ। कई बार कैब लेकर के मैं अकेले आई हूँ। मुझे ऐसा कहीं अनुभव नहीं हुआ किसी भी जगह पर कि महिला सुरक्षित नहीं है। कुछ केसेस होते हैं तो एक डर होता है, जो मैंने पहले भी कहा कि बच्चियों को डरना नहीं सिखाना है, उन्हें लड़ना सिखाना है। जो गलती से कभी कुछ केसेस हो जा रहे हैं जिनका भी आपने जिक्र किया, अगर बच्ची वो निडर हो तो शायद वो ऑटो ड्राइवर भी हिम्मत नहीं कर पाएगा इस तरह से कुछ जगह ने अपराध करने का। और थोड़ी सी चिंता माँ बाप ने करनी, अगर हमारी छोटी बच्ची है तो वो कहाँ पर खेल रही है, एक निगाह हमें उस पर रखनी होगी। निश्चिंत नहीं रहना होगा कि बच्ची हमारा कहाँ पर खेल रही है, बच्चा हमारा कहाँ पर खेल रहा है। डेफिनेटली वर्तमान सरकार में जो भी महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, महिलाएं सुरक्षित हैं। अगर हम थोड़ा सा और अवेयर करें, आयोग के नाते हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, समाज के नाते मैं सभी से आग्रह करना चाहूँ कि अपने बच्चियों को अच्छे संस्कार दें और निडर बनाएं। और निडर बनाने का है कि बच्ची के साथ आपने खड़ा रहना है। तो ये जो छोटी मोटी घटनाएं भी होती ना, बच्ची उस जो भी उसके साथ ऐसा कृत्य करने का प्रयास कर रहा है उसका मुंह तोड़ करके आएगी, ये मेरा दावा है। तो ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या अंजू प्रजापति जी, जिन्होंने बताया कि महिलाओं को पहले अपने अधिकारों को लेकर सजग रहना होगा। उनको ये पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं, उनका हक क्या है, नियम कानून उनको पता होने चाहिए। और सीधे तौर पर अगर आपको कहीं से भी निराशा हाथ लगती है, अगर आपको एक बार भी लगता है कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है, हमारी कौन सुनेगा, तो आपकी सुनने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग है, उनकी टीम है। और आप एक व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपनी मुसीबत बता सकती हैं और उस मुसीबत का समाधान यानी आपकी समस्या का हल राज्य महिला आयोग करेगा। और लगातार राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहा है, चाहे वो छोटी बच्चियों के अधिकारों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो। और जैसा कि अंजू प्रजापति जी ने बताया कि सिर्फ जिम्मेदारी एक पक्ष की नहीं होती है, जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होती है। यानी कि पुलिस प्रशासन, राज्य महिला आयोग ये सब काम कर रहे हैं। माँ बाप को भी यानी कि माता पिता को भी अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए काम करना होगा, स्कूलों को भी अपने छात्रों की छात्राओं की सुरक्षा के लिए काम करना होगा और लगातार उनको अवेयर करना होगा, लगातार ये बताना होगा कि कैसे वो सही रास्ते पर चल सकते हैं, कैसे वो गलत संगत में ना पड़ें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लगातार, जैसा कि अंजू प्रजापति जी ने बताया, कि लगातार माता पिता को अपने बच्चे के साथ बात करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, जो समस्या उसको जानना चाहिए और माता पिता को बच्चे का दोस्त बनकर रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से आजकल एआई और सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं भी कोई भी एक छोटी सी गलती आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमेशा सजग रहें, अपने अधिकारों को लेकर सचेत रहें, अपने हक की जानकारी रखें। और सीधे तौर पर फिर मैंने वही कहना है कि अगर आपको कहीं से भी न्याय की उम्मीद नहीं है, महिलाओं के लिए है, कहीं से भी न्याय की उम्मीद नहीं है, तो राज्य महिला आयोग आपके लिए हमेशा खड़ा है और 24 घंटे आपकी सुनेगा और
मुसीबत पड़ने पे आपके दरवाजे पर भी आएगा। बशर्ते आपको ये जानकारी ज़रूर रखनी है कि हमें कैसे अप्रोच करना है। व्हाट्सएप के ज़रिए आपको अप्रोच करना है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, उस पर एक व्हाट्सएप करिए और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।